Hi guys, most welcome in Super Scientific Academy. Myself Madhav Krishna. In last video we discussed about different methods by which we express the concentration of solution. इस वीडियो में आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हेनरी लॉ, उसका ड्रॉबैक, एप्लीकेशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी भी गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होती है। गैस इन अ लिक्विड मींस गैस क्या है? सॉल्यूट, और जो लिक्विड है सॉल्वेंट है। डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो कि गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अमोनिया गैस का वाटर में सॉल्युबिलिटी है, O2 गैस का भी वाटर में सॉल्युबिलिटी है। और आप जानते हैं कि O2 गैस का जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा जितने भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जो भी बेवरेज हैं या बियर्स जितने भी हैं, सभी में गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में होती है। तो जब भी किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करना होगा तो यहाँ पे गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट टर्म यूज किया जाता है। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, इस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इट इज एक्सप्रेस्ड बाय क्या है ये? स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू P, ये इसका फार्मूला है। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को जब भी हमको एक्सप्रेस करना होगा, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू P। व्हाट इज स्मॉल v? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इन ml। ये वॉल्यूम है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का जो ml में होगा। ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम है और ये है प्रेशर। यदि इस फार्मूले में इन टर्म को आप 1 लें, वॉल्यूम आपका है कैपिटल V 1 ml, यानी कि 1 ml सॉल्वेंट है और 1 atm प्रेशर भी है। P का भी वैल्यू 1 है, P इक्वल टू 1 atm ये भी है। तब क्या होगा? अल्फा इक्वल टू स्मॉल मीन्स अल्फा इक्वल टू स्मॉल v, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml which dissolving 1 ml of solvent at 1 atm pressure and definite temperature। यानी कि जब भी हमको किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी फाइंड करना होगा तो 1 ml सॉल्वेंट में जो 1 atm प्रेशर पे है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, जो गैस ml में डिजॉल्व है वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml which dissolve in 1 ml of solvent at 1 atm pressure and definite temperature is called as solubility of gas। वैसे भी सॉल्युबिलिटी को टर्म को आप डिफाइन कैसे किए थे, लास्ट वीडियो में ये बताया गया था कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट आप लेते हैं और उसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व है उसी को आप कहते हैं सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 100 ml की जगह पे 100 ग्राम की जगह पे 1 ml हम यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट का। प्रेशर है 1 atm और कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो जो भी गैस ml में सॉल्युबल होगी इसी को कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी कि अमाउंट ऑफ गैस इन ml या वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml which dissolve in 1 ml of solvent at 1 atm pressure and constant temperature is called as its solubility। ये इसका सॉल्युबिलिटी हो गया। अब इसमें सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं। और जो सबसे पहला फैक्टर है इसके बारे में हम बात करते हैं नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ गैस यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये पहला फैक्टर है जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। आप जानते हैं नेचर का केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं 2 or more than 2 कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं तब
नेचर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और इसी को आपने लास्ट क्लासेस में स्टडी किया, लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी। सेम नेचर वाले एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं। इसी को पुरानी कहावत जो है चोर चोर मौसेरे भाई, इसके आधार पे भी एक्सप्लेन किया जाता है। सेम नेचर वाले एक दूसरे में बहुत अच्छा से मिक्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन उनके बीच में होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो नेचर के बेसिस पे अगर बात करें तो आप जानते हैं कि दो नॉन पोलर और पोलर, ये अगर सॉल्वेंट का नेचर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकता है और पोलर हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है। और सॉल्यूट जो गैस है वह भी पोलर और नॉन पोलर हो सकता है। तो नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा और पोलर जो है हमेशा पोलर में सॉल्युबल होगा। ये मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्युबल होते हैं। तो ये पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसे आप लिख सकते हैं कि पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। ये पहला जो है नेचर को एक्सप्रेस करता है। और दूसरा जो इस पॉइंट को हम लिख रहे हैं, दूसरा यहाँ पे जो फैक्टर है, दोज गैसेस विच आर इजिली लिक्विफिएबल आर मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, आर मोर सॉल्युबल इन लिक्विड। जो भी गैस है बहुत आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो लिक्विड। सेकेंड जो पॉइंट है, दोज गैसेस विच आर इजिली लिक्विफिएबल आर मोर सॉल्युबल। जो भी गैस है बहुत आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है। जैसे अमोनिया, CO2 बहुत इजीली जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसलिए इन दोनों की सॉल्युबिलिटी वाटर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से बहुत अधिक होती है। तो जो भी गैसें इजीली लिक्विफिएबल हो जाएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, उनका वाटर में या लिक्विड में सॉल्युबिलिटी अधिक होता है। ये इस नेचर का दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो है इसके बेसिस पे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। इसी से रिलेटेड ये पॉइंट है, जो गैसेस आसानी से लिक्विड में बदल जाएंगी उनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। तो हम डायरेक्ट यह भी बोल सकते हैं कि दोज गैसेस विच हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, जिन गैसों का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होंगी, यानी कि हायर क्रिटिकल टेम्परेचर ये जो है सॉल्युबिलिटी को ज़्यादा इफेक्ट करता है। और जब क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो गैसेस ज़्यादा सॉल्युबल होंगी, मीन्स हाई वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर गैसेस आर मोर सॉल्युबल। और इसमें एग्जांपल जो है आप CO2 या NH3 का लिख के दिखा भी सकते हैं, क्योंकि ये गैसेस इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इसलिए वाटर में गैसें जो है ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं। इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, जो भी गैसें वाटर से रिएक्ट कर लेंगी या सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर लेंगी वो भी गैसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्युबल होंगी। जैसे CO2, अमोनिया। तो दोज गैसेस विच रिएक्ट विथ वाटर आर सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, आर मोर सॉल्युबल। इतने सारे फैक्टर हैं जो कि नेचर को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि जब भी अगर सेम नेचर होंगे तब भी गैसें ज़्यादा सॉल्युबल होंगी। दूसरा जो पॉइंट है, जो गैसें आसानी से लिक्विड में बदल जाएंगे जैसे CO2 और अमोनिया, ये गैसेस भी ज़्यादा सॉल्युबल होंगी। तीसरा जो है, इसी को क्रिटिकल टेम्परेचर के बेसिस पे भी हमने एक्सप्लेन किया कि जिनका भी क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होगा वो बहुत इजीली लिक्विड में बदलती हैं और इसीलिए ऐसी गैसें बहुत ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल होती हैं। इसके बाद जो भी गैसें वाटर से रिएक्ट कर लेंगी वो भी ज़्यादा सॉल्युबल होंगी। जैसे अमोनिया की अगर बात करें, अमोनिया जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके NH4OH बनाता है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वाटर जो है CO2 के साथ कंबाइन होकर के, वाटर जो है CO2 के साथ कंबाइन होकर के ये बनाता है H2CO3। ये दोनों गैसें जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं और इसीलिए ये गैसें बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है। तो जो नेक्स्ट फैक्टर गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है वो सेकेंड जो फैक्टर है टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर की बात करेंगे। तो टेम्परेचर में क्योंकि जो भी कोई भी अगर वाटर या सॉल्वेंट है, इसमें जब भी गैस कोई डिजॉल्व होता है
ये पूरा सोल्यूशन बनाता है सोल्यूशन, और साथ में ये एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन प्रोसेस है, यानी कि इस प्रोसेस में जब कोई भी गैस वाटर में सॉल्युबल होती है तो हीट जो है रिलीज आउट होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी कि डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज आउट होता है। और आप जानते हैं कि जब भी एनर्जी रिलीज आउट होता है तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है लो टेम्परेचर। यानी कि लो टेम्परेचर जब होगा तो जब भी टेम्परेचर लो होगा गैसें जो होंगे हाईली सॉल्युबल होंगी। इसको आप इस बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो ली चैटेलियर प्रिंसिपल है इसके बेसिस पे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पॉइंट को। कैसे कर सकते हैं ये देखिए, जब भी टेम्परेचर हाई होगा तो टेम्परेचर जब हाई होगा इधर हीट है और इसलिए रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। यानी कि जो भी गैसेस वाटर में सॉल्युबल है वो गैसें धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएंगी, रिलीज आउट होंगी, और इसलिए इन गैसों की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। यानी कि जो भी टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी जो है इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में कम होगी, और यही रीजन है समर सीजन में आप देखेंगे तो जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो बेटर फील नहीं करते हैं, उनको सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि समर सीजन में टेम्परेचर हाई होता है और इसलिए गैसें जो हैं उस वाटर से रिलीज आउट हो जाती हैं। गैसेस कम, ऑक्सीजन गैस जो है उस वाटर में कम एब्जॉर्ब होता है, इसलिए सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है। जबकि विंटर सीजन में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होता है, और जब भी टेम्परेचर कम होता है गैसेज ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, इसीलिए उस ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करके वो बहुत बेटर फील करते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी गया है कि विंटर सीजन में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बेटर फील क्यों करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर लो होता है और लो टेम्परेचर पे गैसों की सॉल्युबिलिटी हाई है। लो टेम्परेचर पे गैसों की सॉल्युबिलिटी हाई है और इसलिए ऑक्सीजन गैस जब ज़्यादा सॉल्युबल होगी तो वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो इस तरीके से एक टेम्परेचर फैक्टर था। अब हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं जो कि प्रेशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में। किसी भी गैस के लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है प्रेशर का। और इस प्रेशर के टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे हेनरी लॉ दिया गया। हेनरी ने जो लॉ फॉरवर्ड किया उसके बेसिस पे आप प्रेशर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी m उस पर लगाए गए प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p के। m क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही हेनरी का लॉ है कि जितना अधिक प्रेशर लगाएंगे गैसों की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको इक्वल करेंगे तो क्या आएगा? m इक्वल टू kp। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट है क्योंकि जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाएंगे, इक्वल करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर इक्वल करने के बाद आप कांस्टेंट का साइन यूज करते हैं। इस कांस्टेंट को आप कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट where k equal to proportionality constant। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैसेस, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। गैस का क्या नेचर है, सॉल्वेंट का क्या नेचर है और टेम्परेचर, इसके ऊपर ये k फैक्टर डिपेंड करता है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें पूछा गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे बेसिकली ये डिपेंड करता है और गैस और सॉल्वेंट का नेचर क्या है। तो ये जो है ये पॉइंट। यदि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर की जब हम बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यदि प्रेशर P1 है तो
इस गैस की सॉल्युबिलिटी है M2। तो इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे? जब भी प्रेशर हमने बढ़ा दिया, सॉल्युबिलिटी भी अधिक हो गया, अगर सपोज दैट इस P1 की जब प्रेशर हो गया P2, तब इसको क्या लिखेंगे? सॉल्युबिलिटी क्या होगी? M2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, देन वी ऑब्टेन M1 upon M2 equal to P1 upon P2। तो जब भी अलग अलग प्रेशर अगर क्वेश्चन में दिया हो, जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अलग अलग प्रेशर दिया हो और एक का सॉल्युबिलिटी दिया, दूसरे का फाइंड करना होगा, तो इस फार्मूले का आप यूज करेंगे, M1 upon M2 equal to P1 upon P2। यानी कि बहुत इजी ये है। हेनरी लॉ क्या है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड व्हिच अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर आप अप्लाइड कर रहे हैं वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये गैसेस ज़्यादा सॉल्युबल होंगी, प्रेशर कम अप्लाई करेंगे तो ये गैसेस कम सॉल्युबल। अभी आगे बहुत सारे एग्जांपल बताएंगे जिसके बेसिस पे इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे आपको। हम जानते हैं कि वाटर में बहुत सारी गैसेस डिजॉल्व होती हैं, लगभग सभी गैसेस डिजॉल्व हैं। देयर आर सम गैसेस डिजॉल्व इन लेसर अमाउंट व्हाइल सम गैसेस डिजॉल्व इन लार्जर एक्सटेंट। इसलिए इस अमाउंट की जगह पे इसको ज़्यादा बेटर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो जब इसके जब पे मोल फ्रैक्शन करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी या किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इसको इक्वल करेंगे तो क्या होगा? कांस्टेंट का मल्टीप्लाई ये कांस्टेंट होगा। अगर इसका वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं तो P इक्वल टू क्या होगा? P इक्वल टू 1/k इंटू एक्स। इसी 1/k को आप kh हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। मीन्स दिस इज हेनरी कांस्टेंट P इक्वल टू kh x। मोल फ्रैक्शन को आप x या काई से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये फार्मूला बन गया, यही हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ। दिस इज हेनरी लॉ। मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस which is soluble in water is directly proportional to their partial pressure applied over solution। ये पूरा हेनरी लॉ है। ये जो kh है, this value depends upon temperature and nature of gases। ये पूरी तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो kh का वैल्यू भी अधिक होगा, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू किसी भी गैस के लिए अधिक होगा। अलग अलग गैसेस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे अलग अलग गैसेस के लिए kh का वैल्यू डिफरेंट होता है, लेकिन जब टेम्परेचर अब आप इंक्रीज कराएंगे तो kh का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तब क्या होगा? सपोज दैट इसका वैल्यू 50 है, इसका वैल्यू किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे 25 है, तो ये कितना हो गया? तो 50 और ये भी 50। बट अगर टेम्परेचर आपने लो कर दिया या टेम्परेचर और हाई कर दिए, ये टेम्परेचर हाई कर दिए तो kh का वैल्यू भी टेम्परेचर इंक्रीज कराने पे हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होता है। इसलिए ये वैल्यू इंक्रीज होकर के 50 अगर आ गया तो देखिए सॉल्युबिलिटी क्या हो गया? 2 की जगह पे 1। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है kh का वैल्यू इंक्रीज करता है और इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। देख लीजिए kh इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज कराने पे और इसलिए सॉल्युबिलिटी का वैल्यू जब ये इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज कराने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। आप इसके द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यही हेनरी लॉ है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ का लिमिटेशंस क्या है? तो इसमें जो है हेनरी लॉ के लिमिटेशंस की जब हम बात करेंगे, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए। तो लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ क्या है? लिमिटेशंस, प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए। और थर्ड जो है, जो भी गैसेस आप ले रहे हैं वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए या डिसोसिएट और एसोसिएशन उनका नहीं होना चाहिए। मीन्स गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट या लिक्विड भी लिख सकते हैं। लिक्विड से
गैसेज जो है रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये कंडीशंस है हेनरी लॉ के लिए, ये लिमिटेशंस है। अगर इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हेनरी लॉ को वो फॉलो नहीं करेंगे, तो ये इसका ड्रॉबैक है। सबसे मेन पॉइंट की बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या है, डेली लाइफ में हम लोग कहाँ पे हेनरी लॉ यूज करते हैं, इस पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहला एप्लीकेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एप्लीकेशन है कार्बोनेटेड बेवरेज में। हेनरी लॉ में आपने पढ़ा हुआ है कि जितना अधिक प्रेशर होगा गैसों की सॉल्युबिलिटी इतनी अधिक होगी, और इसी वजह से बहुत हाई प्रेशर पर CO2 गैस को कार्बोनेटेड बेवरेज यानी कि कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक में सील्ड पैक कर दिया जाता है, जहाँ पे प्रेशर बहुत अधिक होता है, इसलिए CO2 की सॉल्युबिलिटी उन ड्रिंक्स में ज़्यादा होती है। जो इसका सेकेंड एप्लीकेशन है इन डीप सी डाइविंग, जो भी स्कीबा डाइवर्स होते हैं, जो एयर टैंक लेके वो चलते हैं, जो भी उनके पास गैस सिलेंडर होता है, उस गैस सिलेंडर में 11.7% हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है और 32.1% ऑक्सीजन गैस मिक्स होता है। जब वो नीचे की तरफ जाते हैं डिसेंडिंग में, तब प्रेशर अधिक होता है, और जब गैसों का प्रेशर अधिक होगा तो ये गैसेस उनके बॉडी में अधिक सॉल्युबल होती है। जैसे वो एसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, बैक आते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तब ऐसे केसेस में ये गैसेस पहले तो बहुत धीरे धीरे ऊपर आते हैं स्लोली ऑर्डर में, और उनका एसेंडिंग जो है स्लोली होता है, और साथ में ये गैसेस बाहर निकलती हैं जो, तो नाइट्रोजन गैस के तेजी से बाहर निकलने की वजह से, बबल्स बनने की वजह से नर्व इंपल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से डीकम्प्रेशन सिकनेस और इसी को आप कहते हैं द बेंड्स, ये डिजीज हो जाता है डीकम्प्रेशन सिकनेस या बेंड्स, द बेंड्स इसको बोला जाता है, और इसी को नाइट्रोजन नार्कोसिस भी कहा जाता है, नाइट्रोजन नार्कोसिस। और इसी से बचने के लिए हीलियम का यूज किया जाता है, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी बॉडी में बहुत कम होता है, ये ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देता है, और इसकी वजह से इस डीकम्प्रेशन सिकनेस या द बेंड्स वाले प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। मीन्स इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द बेंड्स और डीकम्प्रेशन सिकनेस। इस बार बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हीलियम गैस क्यों यूज किया जाता है इसमें, इसी बेंड्स या डीकम्प्रेशन सिकनेस से बचाने के लिए हीलियम गैस यूज होता है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। और जो इसका थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड एट हाई एल्टीट्यूड, तो जो भी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे माउंटेनियर्स जो होते हैं, तो ऊपर जाने पे प्रेशर कम हो जाता है, गैसों का प्रेशर, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कम होता है, और जब ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कम होगा तो इसी वजह से इस ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी भी उनकी बॉडी में कम हो जाती है, और जब ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो उससे जो इनको डिजीज होता है उसको एनाक्सिया बोला जाता है, यानी कि एनाक्सिया ये डिजीज होता है। और यह भी जो है इस पे बेस्ट है, हेनरी लॉ पे बेस्ट पॉइंट है जो एनाक्सिया डिजीज होता है। इसके अलावा जो भी हमारा ब्रीथिंग, लंग्स ब्रीथिंग होता है, जो इसमें भी ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है, यह भी हेनरी लॉ पे बेस्ट पॉइंट है, यानी कि ये सब हेनरी लॉ के एप्लीकेशन है। ये हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है डीप सी डाइविंग, जो द बेंड्स या डीकम्प्रेशन सिकनेस होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पॉइंट को पूछा गया है, और हाई एल्टीट्यूड पे एनाक्सिया डिजीज होता है।